Hello everyone, I am Nisha Lamba and I welcome you all to our channel Unacademy Judiciary। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और लेटेस्ट लीगल अपडेट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में कि एक पिता ने अपनी पुत्री का, जो कि 6 साल की बच्ची थी, उसका रेप किया, उसका मर्डर किया और उसके बाद भी कोर्ट ने उसको फांसी की सजा क्यों नहीं दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी जुडिशरी के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी स्टेट्स की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन लेने पर मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो आप सब्सक्रिप्शन अभी इस टाइम पर ऑफर है वैलिड, तो उस टाइम पर ले सकते हैं। 60% ऑफर आपको मिल रहा है, प्लस आपको पूरे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो आपको प्लस 1 साल की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, राइट। तो ये आपके लिए ऑफर है, ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। अगर आपको इस ऑफर का इस्तेमाल करना है तो आपको एक रेफरल डिस्काउंट कोड याद रखना होगा। डिस्काउंट कोड है निशा लांबा, NISHALAMBA। उस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, ऑलराइट, सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जजमेंट के फैक्ट्स। जजमेंट के फैक्ट्स क्या हैं? बेसिकली हुआ क्या कि एक व्यक्ति ने साल 2020 में, जनवरी में 2020 में, प्रताप सिंह नाम का एक व्यक्ति था, ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है। उन्होंने अपनी वाइफ के आगे कन्फेस किया कि उन्होंने खुद अपनी बेटी को मार दिया। ठीक है, रेप का कन्फेशन नहीं है यहाँ पर, बट उन्होंने अपनी बेटी को जान से मार दिया। और कैसे मारा? उसको पेड़ से लटका दिया। ठीक है, और खुद ही उन्होंने कन्फेस कर लिया अपने वाइफ के आगे कि उसकी मृत्यु हो गई। और फिर उसके बाद जब उस लड़की की डेड बॉडी पाई गई, उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो उसमें पता चला कि मरने से पहले उस लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था, उस लड़की का रेप किया गया था। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ। सो शी वॉज रेप्ड बिफोर शी वॉज किल्ड। ठीक है, उसके बाद अल्टीमेटली उसका कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि गले में उसका सांस घुटने की वजह से उसकी डेथ हुई है। वो जो कि हमारे सर्कमस्टांसेस में भी प्रूव हो रहा है कि जो उसके पिता हैं उन्होंने कन्फेस भी किया है। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पर उनके खिलाफ सेक्शन 302 IPC का मुकदमा चला और सेक्शन 6 पॉक्सो का, जिसमें उनको कन्विक्ट कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने डेथ पेनल्टी की सजा भी दे दी। बट उसके बाद जब मामला पहुंचा हाईकोर्ट के अंदर, यहाँ पर गलती से सुप्रीम कोर्ट लिखा गया है, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये हाईकोर्ट का जजमेंट है। जब मामला पहुंचा हाईकोर्ट के सामने तो हाईकोर्ट के सामने रिक्वेस्ट किया गया कि यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन का बर्डन ऑफ प्रूफ का एक बर्डन होता है। बेसिकली जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है ना, तो क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि उनको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पर वो प्रोसिक्यूशन के केस के ऊपर डाउट यहाँ पर एलेज कर रहे थे। उनका कहना था कि कुछ एविडेंसेस हैं जिनके बेसिस पर वो कहते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपना केस पूरा नहीं प्रूव कर पाया। इस वजह से यहाँ पर इनके खिलाफ कन्विक्शन ही सेटिसाइड हो जाना चाहिए, लेट अलोन द सेंटेंस। ठीक है, बट कन्विक्शन सेटिसाइड नहीं किया गया इस केस में। जो उन्होंने डाउट्स इम्प्यूट करने की कोशिश की थी, उन डाउट्स के बारे में समझ लेते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ ने खुद बोला है कि इनकी कोई अपने बच्चे की तरफ गलत नजर नहीं थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक गलत इंसान थे या उनके अपने बच्चों की तरफ गलत नजर थी। तो भी कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पहले अगर गलत नजर नहीं थी तो आपने उस टाइम पर अपराध नहीं किया होगा। इसकी वजह से प्रोसिक्यूशन का जो बर्डन ऑफ प्रूफ, जो कि डिस्चार्ज हो चुका है कंप्लीटली, मतलब प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कोर्ट में सबूत दे दिए हैं, प्रूफ कर दिया है कि आप ही ने उसका रेप किया है, आप ही ने उसका मर्डर किया है, राइट। तो जब ऐसा प्रूव हो चुका है तो फिर आपकी पत्नी की बोली हुई बात, जो कि उस बच्ची की मां है, उसकी बोली हुई बात से यहाँ पर प्रोसिक्यूशन के केस के ऊपर कोई संदेह नहीं होगा, कोई सस्पिशन नहीं होगा, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो उनका ग्राउंड था, उनका ग्राउंड ये था कि वो नहीं हो पाया था, DNA टेस्ट नहीं हो पाया था। तो कोर्ट ने कहा कि डजंट मैटर, मतलब जरूरी नहीं है कि हर केस में DNA टेस्ट हो पाए, ठीक है, या DNA प्रोफाइलिंग की जाए। अगर नहीं भी हुआ है DNA टेस्ट तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर दोषी नहीं है। ठीक है, कोर्ट का कहना था कि अगर बाकी के सारे सबूत आपके खिलाफ हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक सबूत एब्सेंट है। जब बाकी के सारे प्रूफ आपकी गिल्ट की तरफ इशारा करते हैं तो आप गिल्टी हैं। इसकी वजह से हम आपका जो केस है उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के उससे कम लेवल से कम लेकर नहीं आएंगे। तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि उनका कहना था कि उन्होंने रेप नहीं किया है। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि जब आप अपनी बच्ची को अपने घर से लेकर गए,
ठीक है, आप उसकी मदर से उसको दूर लेकर गए और लास्ट में आपने खुद ही बताया कि आपने उसको मारा। तो उस बीच में उसके साथ क्या हुआ? अगर आपने सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया तो किसने किया? आप वो प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर उसके जो डिफेंस है एक्यूज्ड, वो कोई एक सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया और वो इस वजह से यहां पर जो लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी का एक बर्डन डिफेंस के ऊपर जाता है, वो जो बर्डन है वो डिफेंस डिस्चार्ज नहीं कर पाया। तो बेसिकली लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी क्या होता है कि मरने से पहले अगर विक्टिम मारने वाले के साथ देखा गया है तो फिर मारने वाले के ऊपर एक बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है, बेसिकली एक्यूज के ऊपर। मारने वाला नहीं बोल सकते उसको, हम एक्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो आरोपी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है। अब आरोपी को प्रूफ करना है कि क्या ऐसा हुआ उस दौरान जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई और वो किस तरह से इनोसेंट है, कि वो इनोसेंट है, मारने वाला कोई और था। तो या तो आप वो प्रूव कर दो, तो आप उसके लिए कोई सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए हैं, तो फिर आपका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हुआ है और आप उसको नहीं प्रूव कर पाए। तो यहां पर प्रोसिक्यूशन के केस के ऊपर एक डाउट इंपोज करने की कोशिश की गई थी, तो वो डाउट इंपोज नहीं हो पाया। ये 3 ग्राउंड्स थे, तीनों ग्राउंड्स के बेसिस पर यहां पर डाउट इंपोज नहीं हो पाया। ठीक है, तो फिर इस केस के अंदर सजा उसको दी गई, उसको सजा उसकी जो ट्रायल कोर्ट ने दी थी, उस ट्रायल कोर्ट की सजा को हटा दिया गया था, यानी डेथ पेनल्टी दी थी, डेथ पेनल्टी को हटा दिया। अब क्या कारण थे डेथ पेनल्टी को हटाने के? कोर्ट का कहना था कि देखो बहुत ब्रूटल है ये चीज, कि 6 साल की छोटी बच्ची जो अपने माता पिता से ज्यादा शायद किसी और पर विश्वास नहीं करेगी, इतनी छोटी बच्ची को उसके पिता ने ही उसका रेप कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। ये बहुत ही घिनौनी बात है, बहुत ही हीनस और ब्रूटल तरह का एक अपराध है, लेकिन फिर भी ये डेथ पेनल्टी इसमें नहीं दी जाएगी। उसका कारण क्या है? इंडिया के अंदर जब डेथ पेनल्टी दी जाती है ना, तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाती है। अब कोर्ट जो है वो ये कहते हैं कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, ये कितना ही हीनस हो, कितना ही घिनौना हो, कितना ही भद्दा कानून हो, ये अपराध हो, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं आएगा। और रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ना आने के कोर्ट ने कारण भी बताया। देखो 2 चीजें होती है, कोर्ट जो है मिटिगेटिंग फैक्टर्स भी देखता है और एग्रावेटिंग फैक्टर्स भी देखता है। ठीक है, तो इसके केस में जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स थे वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन के अंदर इसके केस को नहीं लेकर गए। क्या क्या मिटिगेटिंग फैक्टर्स थे इसके अगेंस्ट? पहला फैक्टर तो ये कि जो ये व्यक्ति है इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से अपराध करता आ रहा है, सीरियल किलर है, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज की ये बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आता है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। ठीक है, तो वहां पर मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स उतने ज्यादा हाई नहीं समझे जाते हैं, तो एक रीजन ये था। ठीक है, और तीसरी चीज ये थी कि जब से ये व्यक्ति जेल में था उसका जो कंडक्ट था वहां पर सेटिस्फैक्टरी था। या तो ऐसा हो कि उसका कंडक्ट खराब है, ठीक है, वो जेल में जाके भी कोई पछतावा नहीं दिखा रहा है या रिमोर्स नहीं शो कर रहा है और वहां पर भी बिहेव ठीक से नहीं कर रहा है, तो उन केसेस के अंदर आप कह सकते हैं कि एग्रावेटिंग फैक्टर है। बट यहां पर मिटिगेटिंग फैक्टर्स उसके फेवर में वर्क कर गए और इस वजह से उसकी जो डेथ पेनल्टी है उसको सेट असाइड किया गया। अब दिमाग में यही आएगा कि ऐसे केस में भी डेथ पेनल्टी सेट असाइड कर दी गई, तो फिर हमारे देश का कानून कैसा है? तो यहाँ पर डेथ पेनल्टी से रिलेटेड हमारे इंडिया में जो लॉ है उसको समझ लेते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जो आपका एडिगा अनम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का 1974 का, इस जजमेंट के अंदर कहा गया था कि अगर कोई मर्डर होता भी है तो ऐसा नहीं है कि मर्डर के केस में अगर आपने मर्डर किया है तो तुम्हें भी अब फांसी की सजा मिलेगी ही मिलेगी। दैट इज नॉट द रूल। मर्डर के केस में अगर कोई भी अपराध होता है उसके केस में जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, यानी कि सजा, मतलब आपको जेल काटनी पड़ेगी। एक्सेप्शनल केसेस में ही डेथ पेनल्टी दी जाती है, आपको नॉर्मल केसेस में डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती है। ठीक है, तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज जो आपका बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1980 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, इसके अंदर रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन जो है वो ले डाउन किया गया था कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं वहां पर आप डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इस केस के अंदर बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होती है डेथ पेनल्टी की, उसको रिकॉग्नाइज किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड तो है, समय आने पर ठीक केसेस के अंदर डेथ पेनल्टी दी भी जा सकती है, लेकिन वहां पर बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी। तो माछी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1983 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसके अंदर बात भी बताई गई कि कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है डेथ पेनल्टी देने से पहले। तो बेसिकली देखो, जहां पर बहुत ही ग्रूसम लेवल का मर्डर हुआ हो या फिर ऐसा हो कि मर्डर एंड रेप है, जो कि इस केस में भी है, जैसे निर्भया वाला केस था, वहां पर उसको परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में छोड़ दिया था, इतनी बुरी तरह से उसको
ऑफेंस किया गया था उसके अगेंस्ट, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली शी डाइड ओनली, शी पास्ड अवे बिकॉज ऑफ दोज इंजरीज। या फिर आप स्टेट के अगेंस्ट कुछ अपराध करते हैं, यानी टेररिज्म करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं देश के साथ, तो ऐसे जो ऑफेंसेस होते हैं उन ऑफेंसेस के अंदर डेथ पेनल्टी दी जाती है। तो ऐसे केसेस जो कम्युनिटी को शर्मिंदा कर दें, बट अगेन अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये जो केस है ये भी तो कम्युनिटी को शर्मिंदा करने वाला है, कि ये पूरे मतलब जो पिता हैं हमारे समाज के, उन सभी को शर्मसार करता है कि अपनी ही बेटी की तरफ कोई व्यक्ति इस तरह की नजर कैसे रख सकता है। बट अगेन ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट का व्यू पॉइंट है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं आएगा, क्योंकि इस व्यक्ति के फेवर में मिटिगेटिंग फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं, इस वजह से यहां पर सिर्फ उसको उम्र कैद की सजा दी गई। हाँ, बट ये कोर्ट ने जरूर कहा कि उम्र कैद की सजा ये वो वाली है जहां पर ये रिमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगेन वहां पर भी मैं अभी आपके साथ एक दो आर्टिकल्स डिस्कस करूंगी कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें कोर्ट का भी कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकता है, राइट। तो पहले लेकिन हम ये डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स देखे जाते हैं कि किस तरह से मर्डर किया गया। मान लो मर्डर किया गया है तो वो किस तरह से किया गया है, क्या कितने घिनौने तरीके से मर्डर किया है। जैसे अगेन वो मुस्कान वाला जो अभी किस केस चल रहा था, ब्लू ड्रम वाला, राइट, तो वो कितना घिनौने तरीके से मर्डर किया गया। अगर उस केस में भी डेथ पेनल्टी नहीं दी गई तो फिर तो पता नहीं कौन सा केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा। एनीवे, नेक्स्ट है मोटिव, कि किस मोटिव के साथ, क्या आपने बहुत ही कोल्ड ब्लडेड तरीके से, क्या आपने बिना किसी मोटिव के मारा है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई मोटिव है आपका जैसे प्रॉपर्टी के लिए मार दिया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड ब्लडेड तरीके से, जहां पर आप ऐसा नहीं है कि आप बदला लेना चाहते थे, क्योंकि बदले की भावना एक इंसान के मन में आ सकती है कि कोई दूसरे आदमी, जैसे रुस्तम वाली मूवी का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, के.एम. नानावती के जजमेंट के ऊपर बेस्ड है वो, तो वहां पर सभी लोगों की सिंपैथी जो थी वो एक्यूज्ड के साथ थी, तो वहां पर वो अपराध भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी सभी लोग उसी की तरफ सहानुभूति दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था किसी दूसरे आदमी के साथ। तो वहां पर लोग काइंड ऑफ जस्टिफाइड मानते हैं कि हाँ ठीक है, अगर ऐसे में तो फिर उस व्यक्ति का, अगर उसने मर्डर किया है, एक देशभक्त होते हुए जो देश के लिए सर्व करने गए हैं, उनकी पत्नी पीछे से अगर किसी के साथ अफेयर रखती है तो उनका इस तरह से अपनी पत्नी के लिए बदला लेना उचित था, ठीक है। तो ऐसे केसेस में मोटिव जो है उसको भी देखा जाता है कि क्या मोटिव था, राइट। थर्ड पॉइंट जो है वो एंटी सोशल या सोशली अबॉरेंट नेचर ऑफ द क्राइम, कि जो क्राइम है क्या वो इस तरह से किया गया है कि बहुत ही ज्यादा एंटी सोशल है, मतलब जो कम्युनिटी है उसको झकझोर के रख दे, मतलब उसकी जो कॉन्शियंस है, सोसाइटी की कॉन्शियंस, उसको एकदम से हिला के रख दे कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसा भी है तो ये भी एक ग्राउंड बनता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम, कि कितना घिनौना है, राइट। घिनौना तो मैंने आपको बताया, ये वाला केस भी कोर्ट कह रहा है कि घिनौना तो बहुत ज्यादा है, ब्रूटल तो बहुत ज्यादा है, बट अगर इसके भी बियॉन्ड है तो फिर वहां पर डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। एंड लास्ट, पर्सनैलिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ मर्डर, कि जो विक्टिम है जिसके साथ अपराध हुआ है, पीड़ित या पीड़िता, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल अब इसी केस में देख लीजिए, 6 साल की बच्ची है, अपने ही फादर पर विश्वास नहीं करेगी तो क्या करेगी। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में तो सजा और भी ज्यादा होती है, बच्चों के केस में सजा और भी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोर्ट ने इसको डेथ पेनल्टी के केस में नहीं रखा। आप इस पॉइंट के ऊपर क्या सहमति जताते हैं, नहीं जताते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आर्ग्यूमेंट्स इसके फेवर में, आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट। देखिए, डेथ पेनल्टी हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक रहा है एकेडमिक व्यू पॉइंट से। बहुत सारे एकेडमिशियंस को लगता है कि डेथ पेनल्टी होनी ही नहीं चाहिए। उसका रीजन ये है कि डेथ पेनल्टी, ना तो अगर रिसर्च को देखें तो डेथ पेनल्टी से कोई डिटरेंट इफेक्ट नहीं होता, कि मतलब लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी को सजा देंगे, मौत की सजा देंगे तो बाकी लोग डरेंगे और फिर वो वैसा अपराध दोबारा नहीं करेंगे। बट जो थ्योरी सजेस्ट करती है, जो रिसर्च सजेस्ट करती है, वो ये कहती है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि पिछले अपराध में डेथ पेनल्टी दी गई थी या नहीं दी गई थी, राइट। तो वो डेटरेंट इफेक्ट का रोल नहीं प्ले करता है डेथ पेनल्टी। दूसरी चीज, यहाँ पर मॉरल ग्राउंड्स पे भी अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि अगर हम एज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी वही काम करेंगे जो कि सामने वाले व्यक्ति ने किया है, मतलब अपराधी ने तो मर्डर किया ही है, उसने तो किसी की जान ली ही है, बट हम कानूनी तरीके से उसको वही सेम चीज कर रहे हैं। हम कानूनी तरीके से हम कह रहे हैं कि हाँ तुमने किसी की जान ली है वो गलत है, बट हम तुम्हारी जान ले रहे हैं वो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिबेट चलती रहती है। और तीसरी चीज जो है वो ये कि हमारे यहाँ पर एक पॉलिसी फॉलो की जाती है पनिशमेंट के केस में, वो है रेफॉर्मेटिव थ्योरी, कि जहां पर लगता है ना कि कोई स्कोप है एक इंसान को सुधरने का,
ठीक है, कि हो सकता है कि वो उसने गलत कर दिया और फिर वो वहां से वापस आ सकता है, एक उसके अंदर सुधार आ सकता है, तो उस केस में हम डेथ पेनल्टी नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब हल्का सा भी अगर स्कोप है। बट अगर ऐसा लगता है कि बिल्कुल बियॉन्ड स्कोप है, इस केस में तो होपलेस केस है, कुछ हो ही नहीं सकता, उस केस के अंदर डेथ पेनल्टी जनरली दी जाती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस होते हैं जहां पर डेथ पेनल्टी दे देते हैं, तो वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के डॉक्ट्रिन में ही फॉल करते हैं, जहां पर बिल्कुल कोई स्कोप नहीं कि अब कोई चारा ही नहीं बचा है इस व्यक्ति को डेथ पेनल्टी देने के अलावा। अदरवाइज उम्र कैद की सजा दी जाती है, जो कि इस केस में भी दी गई थी। ठीक है, तो फिर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा देने से पहले यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीहरन AKA मुरुगन एंड अदर्स के 2016 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर रिलाई किया। कोर्ट ने कहा, यहां पर कोर्ट ने बताया कि भाई देखो, सेक्शन 302 आईपीसी की अगर हम बात करें तो 302 आईपीसी मतलब आईपीसी ही लगेगा, 2020 का केस है। ठीक है, तो 302 आईपीसी के अंदर सजा कितनी दे रखी है मैक्सिमम? लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी। तो लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है ना, उसको एक्सप्लेन किया कि लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब ये नहीं होता कि 14 साल की सजा, 20 साल की सजा, 30 साल की सजा, नहीं। लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है कि अगर आपको सजा मिल गई है तो अब आपको पूरी जिंदगी कैद में रहना पड़ेगा। अब आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपकी जो बची हुई जिंदगी है, आप जिंदा तो रहेंगे लेकिन आप जेल में रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब। तो कोर्ट ने यहां पर सीधा सीधा ये कहा कि इस केस में हमने लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दी है और इसका रिमिशन की एप्लीकेशन वगैरह हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड, इसी जजमेंट के अंदर जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीहरन का जजमेंट था, उसमें कहा गया था कि अभी भी मतलब डेथ पेनल्टी मिलने के बाद भी रेमेडी होती है। आप कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं, फिर उसके बाद रिव्यू पिटीशन होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी आपको सजा दे दे तो फिर रिव्यू पिटीशन होता है, फिर उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन होता है। अगर वहां पे भी आपको नहीं मिले ना, मतलब आपकी डेथ पेनल्टी सेटिस्फाइड ना हो, तो फिर आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, गवर्नर के पास जा सकते हैं। तो इतने सारे चैनल्स होते हैं। तो डेथ पेनल्टी ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट ने दे दी तो हाईकोर्ट के बाद आप अब सीधा फांसी पे चढ़ाया जाएगा, नहीं। उसके बाद भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप डेथ पेनल्टी से बच सकते हैं, जिसमें से 2 तरीके हैं आपके आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161, जिसके तहत आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर से पार्डन मिल सकता है। राइट, तो ये है। और वो जो रेमेडीज हैं उसमें हाईकोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर आप हाईकोर्ट के बियॉन्ड जाना चाहते हैं तो हाईकोर्ट रोक नहीं सकता है एक्यूज्ड को। ऑलराइट, तो ये था जजमेंट। चलिए, अब आपको मैं बताऊं कि अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो निशा_लांबा 07 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो निशा_लांबा 1511 पर कनेक्ट कर सकते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू अबाउट द ऑफर, अनअकैडमी जुडिशरी का जो ऑफर है वो 60% ऑफ का ऑफर और प्लस 12 महीने का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन मिल रहा है। उसका फायदा उठाना है तो आपके पास लिमिटेड टाइम है। अनिल खन्ना सर का भी जुलाई से बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आप अर्ली बर्ड सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको जल्दी थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। जुलाई में बैच स्टार्ट हो रहा है तो एडमिशन लेकर डिस्काउंट ले सकते हैं। और एक और बैच स्टार्ट होने जा रहा है समृद्धि, जिसके अंदर ये 4 एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे और ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सभी स्टेट्स का बैच होगा। तो इसमें सभी स्टेट्स की तैयारी कराई जाएगी। चलिए, हेलो एवरीवन, हेलो आदित्य शुक्ला। सेमा लॉ तो नहीं आता है जुडिशरी में। गुड इवनिंग मुकेश। हाँ, बच्चन सिंह वाला लैंडमार्क जजमेंट है। जो माछी सिंह वाला था वो भी लैंडमार्क जजमेंट था। चलिए, ऑल राइट देन, सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।